गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंपनी ऑडिटर के बारे में। कंपनी ऑडिटर कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या डिसक्वालिफिकेशंस होती है और कंपनी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी ऑडिटर बन कौन सकता है। इसके लिए हमें देखना होगा कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 141। इस सेक्शन के हिसाब से तीन एंटिटीज है, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। ये तीन लोग ही ऑडिटर बन सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल ऑडिटर बनना चाहता है तो वो सीए होना चाहिए जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो वो ऑडिटिंग का काम स्टार्ट कर सकता है। अगर वो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म बना के काम करना चाहता है तो उस केस में मेजॉरिटी पार्टनर्स मस्ट बी सीए होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो इसका मतलब अगर 10 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें मेजॉरिटी कितनी होगी, 6। तो एटलीस्ट 6 लोग ऐसे होने चाहिए जो सीए हो विथ सीओपी। एलएलपी के केस में सिर्फ सीए विद सीओपी ही काम कर सकते हैं, वो ही ऑडिटिंग रिपोर्ट साइन करते हैं और वही लोग कंपनी के नाम, सॉरी एलएलपी के नाम पे ऑडिट्स साइन करते हैं और ऑडिट का काम देखते हैं। इन तीन एंटिटीज को छोड़कर और कोई भी एंटिटी काम नहीं कर सकती ऑडिटर का। अब ये बात हो गई कि ऑडिटर कौन बन सकता है, लेकिन इसके अलावा भी ऑडिटर्स की कुछ ऐसी लिमिटेशंस है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है जिससे ये बात हो गई कौन ऑडिटर बन सकता है। बट ऑडिटर बनने के बाद भी ऑडिटर इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कर पाए, इसके लिए एक्ट ने कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस बता रखी है कि अगर आप इस पोजीशन पे हो तो फिर आप ऑडिटर नहीं बन सकते। जैसे अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय ऑफिसर हो तो आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते क्योंकि इससे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, अगर आप कंपनी के किसी ऑफिसर के एम्प्लॉय हो या कंपनी के किसी ऑफिसर के पार्टनर हो, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। थर्ड, कोई ऐसा पर्सन जिसके रिलेटिव्स जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या की मैनेजरियल पर्सनल हो, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। फोर्थ, एक ऐसा पर्सन जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं और कर रहा है वो भी ऑडिटर नहीं हो सकता। या कोई ऐसा पर्सन या पर्सन का रिलेटिव या पर्सन का पार्टनर जिसने कंपनी से 5 लाख से ज्यादा का उधार ले रखा हो या 1 लाख से ज्यादा की गारंटी दे रखी हो या फिर कंपनी या कंपनी के किसी सब्सिडियरी की सिक्योरिटी खरीद रखी हो। इससे उनका कनेक्शन आ जाता है कंपनी से और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मुश्किल हो जाएगा। एक और केस है, अगर पर्सन को किसी कोर्ट ने कन्विक्ट किया था फ्रॉड के लिए और उस कन्विक्शन को अभी तक 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, इन दैट केस अगेन आप ऑडिटर नहीं बन सकते। बाकी बात रही आउटसाइडर्स की, तो ऐसे आउटसाइडर जिसका बिजनेस रिलेशनशिप है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी में 90% रॉ मटेरियल्स मैं सप्लाई करता हूँ। एक बिजनेस रिलेशनशिप है। इन दैट केस मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। एक और है मैक्सिमम सीलिंग डिस्क्वालिफिकेशन। मैक्सिमम सीलिंग डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है, आगे हम प्रोविजंस में देखेंगे, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट ही कर सकता है एक पर्सन और एक पार्टनरशिप फर्म भी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ऐसा ना हो कि ऑडिटिंग का जो पूरा बिजनेस है वो कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाए। एक मैक्सिमम सीलिंग है, अगर आपने अपनी मैक्सिमम सीलिंग फिनिश कर दी है तो आप आगे ऑडिटिंग नहीं कर सकते। एंड लास्ट थिंग इज नॉन ऑडिट सर्विसेज डिस्क्वालिफिकेशन। आप ऑडिट के साथ साथ कुछ ऐसी नॉन ऑडिट सर्विसेज है लाइक कंसल्टेंसी देना या कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप वो कर रहे हो, अगर आप उस कंपनी को कंसल्टेंसी दे रहे हो तो साथ के साथ आप उसकी ऑडिटिंग नहीं कर सकते। दिस ऑल हैज बीन डन टू इंश्योर कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो और ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी बरकरार रहे। So this was about who can become auditor and who cannot become auditor. Now let's look at auditor की appointment कैसे होती है. Now for this thing I have divided
दी होल कंपनी इनटू टू पार्ट्स, एक तो गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जिसे मैं यहाँ पे एनी अदर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी कह रहा हूँ। सो गवर्नमेंट कंपनी का केस थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे कैग होता है एक, आपको पता होगा, कंपनी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो ही सब कुछ डिसाइड करती है। सो इसके केस में जो फर्स्ट ऑडिटर है, अच्छा एक चीज और, मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर लिखा है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका नाम फर्स्ट ऑडिटर क्या है। बेसिकली फर्स्ट ऑडिटर वो होता है जब कंपनी पहली बार इनकॉर्पोरेट होती है, और जो पहला ऑडिटर बनता है वो होता है फर्स्ट ऑडिटर। सो गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करती है कैग, जबकि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, ये अपॉइंट कब करते हैं? जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके 60 डेज के अंदर गवर्नमेंट कंपनी में, और 30 डेज के अंदर एक नॉर्मल पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में। अच्छा एक चीज और, ऐसा भी हो सकता है कि ये कैग या बीओडी जो है वो अपॉइंट करे ही ना, या वो या वो कर ना पाए। उस केस में क्या होगा? अगर कैग अपॉइंट नहीं करता तो बीओडी अपॉइंट करेगी, और अगर बीओडी भी अपॉइंट नहीं कर पाता तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। इनको टाइम मिलेगा रेस्पेक्टिवली 30 डेज का और 60 डेज का, मतलब टोटल 90 डेज का टाइम मिलता है इनको ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। एक नॉर्मल कंपनी में अगर बीओडी 30 डेज के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाती, देन इन दैट केस मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, और मेंबर्स को मिलेगा 90 डेज का टाइम फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। जो भी ऑडिटर एज फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका टेन्योर लास्ट होता है फर्स्ट एजीएम तक। सो वो आखिरी टाइम जब वो अपना ऑफिस होल्ड करता है वो होता है फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम जैसे ही कंप्लीट होती है, तब से सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है वो ऑफिस स्टार्ट करता है, ऑफिस का चार्ज ले लेता है। तो अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में। गवर्नमेंट कंपनीज में तो आपको जैसा पता है, गवर्नमेंट कंपनीज का सिर्फ एक मालिक है, वो है सीएजी, तो सीएजी अपॉइंट करेगा। बट पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। कब अपॉइंट करेंगे? कैग के केस में जो लिमिट है वो है 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, और 180 डेज का मतलब अराउंड 30 सितंबर तक आपको अपॉइंट करना है। मेंबर्स के केस में एजीएम होगी, एजीएम में वहां पे सारे मेंबर्स मिलकर सब्सिक्वेंट ऑडिटर डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, इस ऑडिटर का टेन्योर कितना होगा? गवर्नमेंट कंपनी के केस में टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, मतलब जो अगली एजीएम आएगी वहां तक। लेकिन एक नॉर्मल कंपनी में फर्स्ट जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा वो अपॉइंट होता है 5 साल के लिए। तो पहली एजीएम तो हो गई, और 5 साल तक इसी को रीअपॉइंट करना है, तो मतलब टिल 6th एजीएम तक यही ऑडिटर रहेगा। हाँ, कुछ चीजें और जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये, कि ऐसे ऑडिटर से हम रिटन कंसेंट लेते हैं कि हाँ मैं ऑडिटर बनने के लिए तैयार हूँ, पहली चीज। और दूसरी, हम इससे एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि ये कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो हमने अभी पहले पढ़ी थी उनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, और ये 100% ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है। सेकंड, कंपनी नोटिस फाइल करती है विथ रजिस्ट्रार। कब करती है? विद इन 50 डेज ऑफ मीटिंग। जिस दिन भी अपॉइंटमेंट हो जाए उससे 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बता देती है कि हमारा ऑडिटर ये बन चुका है। अब ये चीज चलती है गवर्नमेंट कंपनी में तो हर साल एजीएम होगा, और हर साल कैग उसके बाद एक नया ऑडिटर अपॉइंट करेगी। पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज में 5 साल के बाद ऑडिटर अपॉइंट होगा। बट इन बिटवीन, मान लो इन बिटवीन कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाए। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी क्यों आ सकती है? नंबर 1 तो ये हो सकता है कि ऑडिटर काम नहीं करना चाहता। नंबर 2, ऑडिटर रिटायर होना चाहता है। नंबर 3, ऑडिटर की डेथ हो जाए, या इन रीजन से कैजुअल वैकेंसी आती है। तो अगेन गवर्नमेंट कंपनी में कौन? यस, क्या क्या ही करेगा यहाँ पे अपॉइंट। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में हम इस कैजुअल वैकेंसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी, और दूसरा विद एनी अदर रीजंस की वजह से कैजुअल वैकेंसी। अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी है तो मेंबर्स फिल करेंगे इसको। रेजिग्नेशन को छोड़कर किसी और रीजन से है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब करेंगे? कैग के केस में विद इन 30 डेज, रेजिग्नेशन के केस में 3 महीने के अंदर अंदर, और किसी और रीजन के अंदर विद इन 30 डेज। ये जो नई वाली कैजुअल वैकेंसी वाला ऑल्टर होगा, इस ऑल्टर का टेन्योर क्या होगा? नेक्स्ट एजीएम तक। नेक्स्ट एजीएम में फिर शेयर होल्डर्स और यहाँ पे कैग फिर से एक नया ऑल्टर चूज कर लेंगे।
यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर कैग फेल कर जाती है, अगर कैग जो है वो ऑल्टर नहीं दे पाती, तो उस केस में बीओडी 30 डेज के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, एंड देन इफ देयर इज एनी कैजुअल वैकेंसी, तो कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होगी। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। जो भी बात आपको समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट करो या फिर आप मुझसे अभी डिस्कशन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।